स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम के साथ बैठक में शिरकत की। इस दौरान डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे और स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में 1800 वेलनेस सेंटर बनने वाले हैं, जिसमें आने वाले 23 तारीख में 750 सीएचओ को सरकार द्वारा नौकरी प्रदान की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सभी सीएचओ को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। योगेश भट्ट ने राज्य सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। बता दें कि योगेश भट्ट उत्तराखंड में विभिन्न समाचार पत्रों से जुड़े रहे। शपथ लेने के बाद नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट का आयोग में स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने अपनी प्राथमिकता बताई और आयोग के बारे में जानकारी दी। जन टीवी संवाददाता यशराज आनंद ने उनसे खास बातचीत की। आज हमारे साथ है नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट जी। आइए जानते हैं इनसे, आज इनका कार्यकाल का आज पहला दिन है। तो सर, सबसे पहले तो यह जानकारी चाहिए कि किस ढंग से आप आरटीआई में सुधार करने को आप कोशिश करेंगे। आरटीआई एक ऐसा अधिनियम है कि जो मौलिक अधिकारों को, जो हमारे संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को और मजबूती प्रदान करता है। और जब मौलिक अधिकार हमारे मजबूत होते हैं तो यानी कि हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। मेरा मानना यह है कि जो सूचना अधिकार अधिनियम है उसको लाया ही इसलिए गया कि ताकि लोकतंत्र मजबूत बने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता और सुशासन, इसकी हर कोई नागरिक अपेक्षा करता है। इसीलिए जो है सूचना का अधिकार अधिनियम ये माना गया कि बहुत प्रभावी अधिनियम ये रहेगा। आज मैंने इसमें एक राज्य सूचना आयोग के एक आयुक्त के तौर पर मैंने आज कार्यभार ग्रहण किया है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैंने कार्यभार ग्रहण करते समय संविधान की जो शपथ ली है मैं उस पर खरा उतरूं और जिस उद्देश्य के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है उस उद्देश्य को की पूर्ति के लिए मैं प्रभावी तरीके से जो है अपने कार्यकाल के दौरान कार्य करूंगा। सर, जैसा कि आज आपने प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, उस प्रेस वार्ता में ही अनेकों ऐसी समस्याओं को पत्रकारों ने आपको उससे रूबरू करवाया। तो आप किस प्रकार से इन समस्याओं को देखते हैं और इसके निराकरण का अब कब तक लोगों को बता रहे, उम्मीद जगा रहे हैं कि कब तक इसकी निराकरण कर दी जाएगी? वो तो मुझे लगता है कि मुख्य सूचना आयुक्त महोदय ने जो है उन सभी जो सुझाव आए हैं और जो दिक्कतें आई हैं उनका सभी का संज्ञान लिया है। आप सभी को मालूम है पीछे कोरोना काल रहा है, सारी चीजें डिस्टर्ब रही हैं, उसके कारण आयोग की कार्रवाई वगैरह वो सब भी प्रभावित हुई है। और निश्चित तौर पर जो आज सुझाव आए हैं उन पर आयोग विचार विमर्श करके और आगे उनका प्रभावी उनका निराकरण करेगा। लेकिन जनता को इतना जागरूक होना चाहिए कि पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए इस अधिकार का अधिक से अधिक जो है इस्तेमाल करें। तो हमारे साथ नवनियुक्त योगेश भट्ट, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता को समझना पड़ेगा उनके अधिकारों को और आरटीआई का जो काम है वो आरटीआई अपना पूर्ण रूप से काम करती है। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ मैं यशराज आनंद, जन टीवी, देहरादून। मंगलौर केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। मूर्ति स्थापना दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर स्थापना दिवस मनाया। साथ ही कॉलेज के बच्चों द्वारा आयोजन किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कुमार द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। लगभग 2200 गरीब लड़कियों को जो है अपने स्कूल में पढ़ाते हैं और आज उन्होंने निःशुल्क यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगा रखा है सरकार की तरफ से। अब प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी जिसका नाम आभा रखा गया है और ये हेल्थ आईडी सबकी निःशुल्क बनेगी। 1,25,00,000 लोगों की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और जब हेल्थ आईडी बन जाएगी तो कोई भी बच्चे का जो है उसका स्वास्थ्य कैरियर उस हेल्थ आईडी में रहेगा। जब भी बच्चे को या घर वालों को आप हॉस्पिटल ले जाएंगे तो जो लाइन लगती है हॉस्पिटलों में वो लाइन जो है ख़त्म हो जाएगी कि हेल्थ आईडी से पता चल जाएगा कि बच्चा कब क्या बीमार हुआ था और उसको कौन सी दवाई देनी है।
सिडकुल प्रशासन ने ब्रह्मपुरी डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक और रामधाम कॉलोनी में करीब 20 साल से हुए अतिक्रमण को हटा दिया। बता दें, अवैध रूप से लगाई गई खोखो को हटाने का दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस और सिडकुल प्रशासन के सामने उनकी एक न चली। सिडकुल क्षेत्रीय प्रबंधक गिरधर सिंह रावत ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पूर्व में कई बार नोटिस दिया, उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे। बीस साल पुराना था और कम से कम 70 से 80 कमरे आज हमने हटा दिए थे। अच्छा, इससे पहले कोई नोटिस जारी किया था? इनको 2-3 बार नोटिस दिया था। परसों हमने सारे नोटिस जितने दुकानों में पूरा चप्पा करा दिए थे, तो इसी वजह से आज हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें टीम कौन? टीम इसमें कहते राजस्व विभाग है, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और सिडकुल की पूरी टीम है। ज्यादातर अभिभावक अंग्रेजी माध्यम स्कूल को बेहतर मानते हुए उसमें अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि अधिकांश अभिभावकों का ये मानना है कि सरकारी स्कूल की तुलना में प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई कराई जाती है और यहाँ बच्चों के पठन पाठन की बेहतर सुविधाएं मिलती है। तो वही है कि सरकारी स्कूल ऐसा भी है जिसके प्रधानाचार्य ने अपने सरकारी स्कूल को प्राइवेट से भी बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्कूलों में बच्चों के लिए न सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बल्कि अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने की सभी आधुनिक सुविधाएं भी निजी संसाधनों से स्कूल में उपलब्ध करवाई। निदेशक महोदय से बात हुई थी, MDM देखते हैं BC से, तो उन्होंने कहा कि हमने निर्देश दिए थे जिले को कि ये जिला योजना से बना दीजिए जाए। तो उसके बाद मैंने जिले में संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि जिला योजना कौन देखता होगा, ब्लॉक में आप पता कीजिए। तब सर ये दिक्कत होती है किचन वियर क्लासरूम? हाँ, बहुत दिक्कत है। इसमें एक्चुअल में क्या है कि हमने जब ये स्ट्रेंथ बढ़ी, पढ़ाई अच्छी हुई, तो प्राइवेट स्कूल से लोगों ने बच्चों को निकाल के यहाँ पे डाला। हमने कमिट किया कि जल्दी सुविधाएं ठीक हो जाएंगी, तो वो लगातार SMC की बैठक हमने करना बंद कर दिया, क्योंकि लोग इस बात को उठाते हैं। हम भी मजबूर हो रखे हैं, क्या करें, या तो हमारे हाथ की बात होती। कितना पैसा हम स्वयं लगाते हैं, ये आप देख रहे होंगे, रंग रोगन वगैरह, ये सब हमने स्वयं के पैसे से किया है। ये जो बिजली की फिटिंग दोबारा कराई, ये सब स्वयं के पैसे से, और पाइपलाइन फिटिंग स्वयं के पैसे से, फर्श स्वयं के पैसे से, रंगाई पुताई वगैरह सब हमने चित्रकारी खुद स्वयं की हुई है। हमने बहुत सुना था इस स्कूल के बारे में कि जब से सर आए हैं बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, इसलिए हमने दूसरे स्कूल से निकाल कर बच्चे यहाँ पे डाले हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई है। यहाँ तक कि जो बच्चे कमज़ोर है, सर संडे को भी स्कूल में आते हैं, उनको बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इतनी कोशिश कर रहे हैं सर भी, मैडम भी अपने आप से पैसे लगा के काम कर रहे हैं। सर हमने तो यही विभाग से यही चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ पे किचन वगैरह, थोड़ा यहाँ पे फर्श वगैरह बनाया जाए, कुछ वो बनाया जाए, 1-2 रूम्स और बनाया जा रहे हैं। यहाँ पे 1st क्लास से लेकर 5 क्लास तक स्कूल है और देख रहे हैं आप अंदर 2 ही रूम है बस। हम यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ खाना बनता है, हमें कक्षाई की बहुत वो होता है। यहाँ जब खाना बनता है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता? नहीं। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? अच्छी होती, वैसे हमारे सर बहुत अच्छे हैं, सर मैम सारे सपोर्ट वाले हैं। अभी मैं गई थी ना। हाँ, आप किस चीज़ में निकले भी थे? मैं सुलेख में निकली हुई थी, तो मेरे साथ मेरी मैम गई थी। कहाँ गए थे आप स्टेट में? उधम सिंह नगर। अच्छा। चंपावत जनपद के लोहाघाट क्षेत्र में ट्रेजरी व कली गांव की रहने वाली 2 नाबालिग बालिका अचानक से लापता हो गई है। 2 नाबालिग बच्चियों के अचानक लापता होने से क्षेत्र में काफी अफरा तफरी का माहौल है। दोनों नाबालिग बालिकाओं के परिजनों ने हर जगह तलाश करी, पर बालिकाओं का कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसके बाद दोनों के परिजनों के द्वारा लोहाघाट थाने में बालिकाओं की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। लोहाघाट थाने के प्रभारी SO हरीश प्रसाद ने बताया कि लोहाघाट के ट्रेजरी गांव की 17 वर्ष की बालिका 17 दिसंबर को और कली गांव की 16 वर्ष की बालिका 20 दिसंबर को अचानक घर से बिना किसी को कुछ बताए निकल गई। नगर के CCTV फुटेजों को खंगाला जा रहा है, जहां से बताया जा रहा है कि दोनों बालिकाएं लापता हो गई हैं। इसके अलावा अन्य थानों की पुलिस को भी दोनों छात्राओं के बारे में जानकारी दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। लोहागढ़ क्षेत्र से 2 नाबालिग लड़कियों के गुम होने के संबंध में हमें तहरीर प्राप्त हुई है और तत्काल हमने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, इनकी गुमशुदगी दर्ज करी है और जांच शुरू करते हुए जो कस्बे क्षेत्र के सारे हम लोग CCTV फुटेज देख रहे हैं और सर्विलांस में भी मोबाइल नंबर लगाए गए और जल्द ही हम इनकी ढूंढ खोज कर बरामद कर लें।
खबरें यूं लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। आवारा पशुओं से आए दिन हो रही फसल नुकसान और दुर्घटना से निजात दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के आक्रोशित किसानों ने ब्लॉक अध्यक्ष मनजिंदर सिंह भुल्लर और किसान नेता प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम संबोधित एक ज्ञापन खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट को सौंपा, जहां उत्तराखंड किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। किसानों का आरोप है कि आए दिन सैकड़ों की संख्या में आवारा पशु खेतों में घुसकर फसल को तहस नहस कर रही हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। वहीं आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। नेपाल की तरफ से लगातार हो रही पत्थरबाजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी नेपाल की तरफ से कुछ लोगों द्वारा भारतीय क्षेत्र में लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। दोनों देशों के बीच हुई बैठक में सहमति के बाद भी बुधवार को नेपाल के कुछ राजनीतिक दलों द्वारा नेपाल के छात्र संगठनों को उकसाकर भारतीय क्षेत्र में पत्थरबाजी की गई। नेपाल के धारचूला में भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनी के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। देखिए ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड रहता है। जब भी होता है ना, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग पुलिस, बगल के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करते हैं, और जो मामला बहुत ज्यादा संगीन होता है वो फिर केंद्र सरकार का भी आकर्ष किया जाता है शासन के द्वारा। वहीं धारचूला में एक बार फिर से नेपाल की ओर से की गई पत्थरबाजी मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डिप्लोमेटिक स्तर पर बीच में वार्ता चल रही है। भारत के प्रशासनिक अधिकारी नेपाल से बात कर रहे हैं। नहीं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग लगातार संपर्क में, हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संपर्क में है, और जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो दोनों राज्यों का हमारा दोनों राष्ट्रों का हमारा उनके साथ रोटी बेटी का संबंध रहा है, भाई भाई का संबंध रहा है, और सदियों का पुराना संबंध है। और वो संबंध मैं समझता हूँ कि कुछ लोग उसको उकसाने का काम कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। नहीं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग लगातार संपर्क में, हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संपर्क में है, और जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो दोनों राज्यों का हमारा दोनों राष्ट्रों का हमारा उनके साथ रोटी बेटी का संबंध रहा है, भाई भाई का संबंध रहा है, और सदियों का पुराना संबंध है। और वो संबंध मैं समझता हूँ कि कुछ लोग उसको उकसाने का काम कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। नहीं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग लगातार संपर्क में हमारे। कांग्रेस में गुटबाजी चाहे प्रदेश स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब ऐसा ही ताजा मामला उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में इन दिनों दिख रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी गुटबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। नेताओं में जो समझने वाले हैं उनसे बातचीत की जा रही है, और जिनने जो एडमेंट हैं कि हमने पार्टी का नुकसान ही करना है, उनको पार्टी से या तो बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और वैसे जो पॉलिसी इस समय राहुल जी कर रहे हैं, मैं भी उसी को फॉलो कर रहा हूँ। हम इन लोगों को आइसोलेटेड करेंगे। भाजपा विधायक दिलीप रावत के बयान पर कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों से दिलीप रावत लैंसडाउन के विधायक है। यदि वे अपनी सरकार में कोई काम नहीं करवा पाए हैं तो उन्हें नैतिकता और आत्मचिंतन करके राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए, मैं सोचती हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं तो ये बात बहुत पहले से बोल रही हूँ, लगातार इस बात को कह रही हूँ कि लैंसडाउन विधानसभा को निरंतर रूप से इग्नोर किया जा रहा है। लैंसडाउन विधानसभा के अंदर 11 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन अगर आप माननीय विधायक जी उस बात को मान रहे हैं तो उस चीज का पुष्टिकरण दे रहे हैं, उस चीज को सिद्ध कर रहे हैं। और देखिए, मैं अब इस बात को कहना चाहती हूँ कि अब सच में ये समय आ गया है कि जब उनको नैतिकता के आधार पे भी और विचार करना चाहिए इस बारे में कि अगर मैं 11 साल में उस क्षेत्र को कुछ नहीं दे पाया, आप सोचिए कितनी बार लैंसडाउन की जनता के साथ, कितनी बार आप उत्तराखंड की जनता से झूठ बोलोगे। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य विभाग को लेकर विभागीय अधिकारियों और सभी जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने बैठक में विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों ने पात्र को ना, पात्र को हाँ, अंत्योदय परिवारों को मिल रही 3 गैस सिलेंडर, बायोमेट्रिक और ऑनलाइन माध्यम के जरिए
बांटे जा रहे राशन, धान खरीद केंद्रों में धान की आपूर्ति के बारे में विभागीय मंत्री को जानकारी दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारा चुनावी कमिटमेंट भी था, उसको भी शासनादेश के साथ ही विभाग ने लगातार उसकी आपूर्ति करने का काम किया है, जिसमें समीक्षा की गई है और उसमें समीक्षा में यह महसूस होती है कि सभी जनपदों के साथ वार्ता करते हुए, सभी डीएसओ से वार्ता करते हुए अभी कहीं ना कहीं जो है, कहीं 90% कार्य है, कहीं पे 95% कार्य है। तो ये डीएसओ से ये रिपोर्ट मांगी गई है कि यदि आपके यहाँ पे जितने अंत्योदय कार्ड धारक हैं, क्या वो सभी यदि गैस से आच्छादित हैं, तो आखिरकार वो रिफिल कराने में क्या वो। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने एक बार फिर पर्यटन विकास से संबंधित गतिविधियां नहीं होने पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि पूरा पौड़ी जिला पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं हो पाया। लैंसडाउन में यदि पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी तो मसूरी और नैनीताल का दबाव कम हो सकेगा। देखिए, लैंसडाउन में पर्यटक बहुत संख्या में आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि आगे इसका और भी भविष्य है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा गंभीर प्रयास हो ताकि वहां पे पर्यटक रुक सके, 2-3 दिन तक अपना एंजॉय कर सकें। लेकिन ये मैं वास्तव में स्वीकार करता हूं, ये हमारी कमी है कि अभी तक हम यहाँ पर जो है मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और उच्च अधिकारियों ने सचिवालय में अतिथि शिक्षकों के साथ बैठक की, जिसके पश्चात मिले आश्वासन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में धरना स्थल भेजे गए अपने ओएसडी किशोर भट्ट के भरोसे पर पिछले 8 दिनों से चले आ रहे धरना प्रदर्शन को अतिथि शिक्षकों ने समाप्त कर दिया। मुख्यमंत्री द्वारा अतिथि शिक्षकों को आश्वासन दिया गया कि आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर इसका जीओ जारी कर दिया जाएगा। साथ ही शासन स्तर पर जो भी नियुक्तियों में त्रुटियां हैं उसके लिए अगर अतिथि शिक्षक न्यायालय की शरण लेंगे तो वहां पर सरकार द्वारा मजबूती से अतिथि शिक्षकों की पैरवी की जाएगी। मैं सरकार और पूरे मंत्रिमंडल, जैसा कि आज हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ समस्त मंत्रिमंडल था, उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया है कि आपके लिए हम ठोस निर्णय लेने वाले हैं बहुत जल्द, इसलिए आप छात्र हितों को देखते हुए विद्यालय जाने का कष्ट करें, ऐसी आपसे आशा है। और सरकार की इस बात को ही लेकर मैंने अपने सभी जो सदस्य हैं अतिथि शिक्षक संघ के, उनको यह आह्वान किया है, उनको ये घोषणा। रोड एक्सीडेंट के मामलों में अब तक पुलिस की भूमिका सिर्फ एफआईआर दर्ज करने तक ही सीमित रही है। एक्सीडेंट का कारण आमतौर पर ड्राइवर की गलती मान लिया जाता है। मजिस्ट्रेट जांच होती है, लेकिन वह भी साइंटिफिक तरीके से नहीं होती। कई बार विभिन्न मंचों से यह बात उठाई जाती है कि हर रोड एक्सीडेंट का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ट्रैफिक पुलिस के दावे पर यकीन करें तो अब ऐसा संभव हो पाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए कैश इन्वेस्टिगेशन सेल का गठन किया। उत्तराखंड में रोड एक्सीडेंट के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में हर वर्ष करीब 5000 रोड एक्सीडेंट होते हैं। इनमें 1000 लोगों की मौत हो जाती है और 1300 लोग घायल हो जाते हैं। उत्तराखंड के मामलों में दूसरी प्रमुख बात यह है कि प्रति रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या नेशनल एवरेज से ज्यादा है। अकेला बंदा ड्राइव आ रहा है तो अकॉर्डिंगली प्लान बनाए जा रहे हैं। एक इमेजिनरी बाईपास प्लान बनाया जाएगा जिसमें जो भी गाड़ी लोकल ना हो उसको शहर के अंदर प्रवेश ना देते हुए किसी अन्य रूट से हम लोग उसको मसूरी भेजेंगे। हमने 2 महीने पहले गूगल और मैपल आदि से भी टाई अप किया था, तो हमें पूरा भरोसा है जब आप जीपीएस की मदद से कोई अगर आउटसाइड वाहन मसूरी के लिए आता है तो उसको रोड भी हम कहीं बाहर से ही दिखाएंगे, मेनली जीएमएस रोड शिमला बाईपास की तरफ से दिखाएंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर सभी होटल रेस्टोरेंट अपने अपने अनुसार तैयारी कर रही हैं, जिससे कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। इसको लेकर कई होटलों और द्वारा विशेष पैकेज बनाए जा रहे हैं। मसूरी के पिक्चर पैलेस स्थित मोजेक होटल ने ओपन टेरेस रेस्टोरेंट चारकोल का शुभारंभ किया। नई पहल है जो होटल मोजेक ने की है और उनके ये नया प्रयास है और मुझे उम्मीद है खूब रंग लाएगी
और आने वाले पर्यटकों को वेलकम करेगी। और यहाँ बहुत बढ़िया है कि गढ़वाली फूड का भी फ्यूजन सा किया है। मैं तो सबसे पहले बधाई दूंगा मोजाइक होटल एंड कंपनी को कि उन्होंने आज एक नया रेस्टोरेंट खोला और न्यू ईयर का टाइम है, जो कि एक मसूरी न्यू ईयर के टाइम पे एक कार्निवल भी होता है और उसमें पूरा शहर फुल रहता है और पूरे देश और विदेश के पर्यटक मसूरी आते हैं। और इस तरह से इन्होंने ये शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत की कि उत्तराखंड व्यंजन और जो भी अच्छे से अच्छा फूड जो हमारे प्रदेश का है, हमारे देश का है, उसको पर्यटकों के लिए सर्व करने का उन्होंने प्रयास किया है। साल की तैयारी करी है, ये उसी का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है कि आप देख सकते हैं हमने क्रिसमस न्यू ईयर के लिए बहुत सारे पैकेजेस बनाए हैं आने वाले टूरिस्ट को लुभाने के लिए। अपार्ट दैट हम लोग चाहते हैं कि हमारे गढ़वाली व्यंजन और हमारी संस्कृति जिसमें लोग बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं, जो यहाँ पे मसूरी में टूरिस्ट आते हैं, उस सबको प्रमोट करने के लिए ये जो उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलों के बीच कपकपी बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा दुश्वारियां बढ़ा रहा है, जबकि पहाड़ में सर्द हवाएं चलने से घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। चोटियों पर हिमपात के आसार बन रहे हैं। और इन सभी खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।